अपने ऑन कर ले, बताया मुझे कहाँ तक करा दिया था लास्ट क्लास में, शायद वो कराया था। मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉक ऑफ पर्पल और वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट हुआ था। स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। आवाज़ मेरी आ रही है सही, ये बताइए। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट नहीं किया था, टॉक ऑफ कपल तक कर लिया था आपने। आज मैं सोच रहा हूँ पहले घंटे के अंदर जो है ना कुछ पास पेपर सॉल्व कराऊँ, कोई से क्वेश्चन किस तरह से आता है, कोशिश कर दो तुम लोग को। जी ओके। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं अभी। भेजो इखलास, मुझे तुम सवाल जो पूछ रहे हो व्हाट्सअप करो मुझे, मैं करवा देता हूँ। अच्छा, सही सही, ठीक ठीक ठीक, करवाता हूँ ये वाला सवाल। मैंने लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था। हाँ, सवाल मैं अपने नोट वन के ऊपर खोल रहा हूँ।
स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास, ये बताइए पहले। अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो आपको मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन ये था कि आपके पास x से y तक का डिस्टेंस मार्क किया गया था, आपके पास 12 सेकेंड और डिस्टेंस था 40 मीटर। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सवाल, ये मैं आपको क्वेश्चन दिया था। ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था, 3 पॉइंट थे। इन 3 पॉइंट में पहला जो डिस्टेंस था वो था 40 डिस्टेंस तो सेम थे। मुझसे डायग्राम में थोड़ी सी गलती हुई है कि आपके पास डिस्टेंस जो छोटी और बड़ी लाइन बनी है, पहले लगते थे आपके पास 12 सेकेंड, इसमें लगते थे 12 सेकेंड, इसमें लगते थे आपके पास 18 सेकेंड। एग्जामिनर ने कहा था इनिशियल वेलोसिटी की कोई ना कोई वैल्यू है और आपसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करवा देगा, ये सवाल दिया था। किसी से हुआ नहीं हुआ? तो अगर आप इस सवाल को करना चाहते थे तो इसके लिए आपके पास एग्जामिनर ने जो इक्वेशन दी है आपको वो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे आप। ये पॉइंट था x, ये था y और ये था z, 3 पॉइंट्स थे। अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं, मैं लिखूंगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम x टू y, तो x टू y तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास है 40। इनिशियल वेलोसिटी है u, टाइम कितना बता दिया है 12 प्लस हाफ ए इज़ अननोन और टाइम की जगह आ जाएगा 12 का स्क्वायर। तो इक्वेशन बन जाएगी 40 बराबर हो जाएगा 12u प्लस 1/2 टाइम्स ए, 12 का स्क्वायर करो 144 आ जाएगा। तो जब 2 से 144 कैंसिल होगा तो 72 आ जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी 40 बराबर हो जाएगा 12 प्लस 12u आएगा यहाँ पे, 12u प्लस 72a। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब मैं बात करूंगा x टू z। अगर मैं x टू z की बात करता हूँ, कौन है शामिल? ऐसे मत करो, कौन है? अगर मैं x टू z की बात करता हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा टोटल टाइम हो जाएगा आपके पास 12 प्लस 18, तो टोटल टाइम हो जाएगा 30 सेकेंड और टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 40 प्लस 40, ये बन जाएगा 80 मीटर। तो हम लगाओगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप डिस्टेंस कितना लोगे? आप डिस्टेंस लोगे 80 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू रहेगी। मैंने खाली y टू z क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर मैं y टू z करता तो आपकी इनिशियल की वेलोसिटी चेंज हो सकती थी, क्योंकि लाजमी नहीं है कि जो इनिशियल x पे हो वही इनिशियल y पे हो। तो इसलिए मुझे टोटल डिस्टेंस लेना पड़ा। ये टर्निंग पॉइंट था, ये जो पॉइंट है ना ये टर्निंग पॉइंट है। आपने स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा x से लेना है, एक दफ़ा x टू y, एक दफ़ा x टू z। डिस्टेंस 80 आ गया, u इज़ अननोन, टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 30, क्योंकि 18 प्लस 12 इज 30 प्लस हाफ लगाएंगे, ए की जगह अननोन, टाइम की जगह टाइम था 30, तो 30 का स्क्वायर। उसका मतलब हो जाएगा 80 शुड बी इक्वल्स टू 30u प्लस हाफ टाइम्स ए इंटू 900। 900 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 80 बराबर हो जाएगा 30u प्लस प्लस आपके पास 450 ऑफ ए। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। नाउ यू हैव टू सॉल्व साइमल्टेनियसली। अब इनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या निकाल सकते हो? आपके पास ए की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसका मतलब होगा अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से यू को सब्जेक्ट बना लूँ तो इक्वेशन बन जाएगी। अब आपकी चॉइस है, चाहे साइमल्टेनियस सॉल्व करो चाहे कैंसिल करके।
किस तरह करना चाह रहे हैं आप? अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं u को सब्जेक्ट बनाता हूं तो फॉर्मूला बनेगा 40 माइनस 72a डिवाइडेड बाय 12। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम? 12। तो जब मैं डिवाइडेड बाय 12 करूंगा तो ये आपके पास डिवाइडेड बाय 12 करूंगा तो ये बराबर हो जाएगा u के। अब u की वैल्यू को उठा के इसमें डाल दो, पुट इन 2। जब आप इसको 2 में डालेंगे तो 2 में लिखा हुआ था 80 इज इक्वल्स टू 30। अब आप u के लिए क्या लिख सकते हो? 40 माइनस 72a अपॉन 12 प्लस 450 इंटू ए। अब आपकी पूरी इक्वेशन में आपके पास क्या आ गया है? ए आ गया है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 12। 30 जब 40 से मल्टीप्लाई होगा 1200 हो जाएगा, माइनस 30 जब 72 से मल्टीप्लाई होगा, कैलकुलेट करो ज़रा। 30 को मल्टीप्लाई करोगे 72 से, तो जब 30 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई बाय 72 तो 2160 ऑफ ए प्लस, अब 450 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 450 तो ये बन जाएगा 5400 ऑफ ए और इधर लिखा होगा 80। जब 12 इधर जाएगा तो 80 मल्टीप्लाई बाय 12, 80 मल्टीप्लाई बाय 12 इज़ 960। तो यहाँ लिखूँगा 960 इज इक्वल्स टू 1200। अब ये माइनस का 2160 है, तो जब 2160 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5400 तो आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी प्लस की 3240 ऑफ ए। तो जब 1200 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 960 माइनस 1200 तो ये बनेगा 240। 240 बराबर हो जाएगा 3240 ऑफ ए। तो जब 240 डिवाइड होगा 3240 से तो आंसर आएगा एक्सेलरेशन का 0.07। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आएगी आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जो निकलेगी वो आपके पास निकल जाएगी, जब मैं 240 को डिवाइड करूँगा 3240 से तो आपके एक्सेलरेशन का आंसर आएगा 0.07 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साथ में माइनस साइन आ रहा होगा तो रिटार्डेशन हो रही है इसका मतलब, क्योंकि जब आपने 960 में से 1200 माइनस किया था तो माइनस का 240 आएगा, तो 3240 डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 0.07 और साथ में 2 क्या है इसके साथ 0.074। दैट इज़ द आंसर। रुको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि तुम्हारे पास स्क्रीन शॉट ले सके आप इसका। दिस इज़ द वर्किंग। मैं इसकी वर्किंग सॉल्व करें आप लोग खुद भी देखें क्या आंसर आ रहा है। मेरे पास इत्तेफाक से कैलकुलेटर था तो मैंने सॉल्व कर दिया पूरा। ये वो सवाल था। दिस इज़ द वर्किंग। कॉपी करने का टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट। जब कॉपी हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ। ये
भेज दो, भेज सकते हो। हमने तो भेजना सीखा ही नहीं, हमने कहाँ भेजा। We have got one. Have you done the class? Going. You got. It's a whole problem. No water. What are we this? जी कर लिया कॉपी आपने? अगर पहले सिर्फ स्पीड निकाल लें और देन एक थर्ड इक्वेशन में, सही है ना? वो लॉजिक भी सही है, उस लॉजिक से भी कर लो, सेम आंसर आएगा।
जी क्लास साहब आगे समझ में किस तरह से करना था। इस टाइप की जितनी भी सॉल्विंग है काइनेमेटिक्स का टॉपिक अच्छा खासा मुश्किल है। इसके अंदर एग्जामिनर ने आपसे खेल रहा होता है, तो इसमें जो सबसे टर्निंग पॉइंट था वही था कि दोनों इक्वेशन में आपको यू सेम रखनी थी। तो यू सेम रखने के लिए आपको स्टार्ट हमेशा कहाँ से करना था, एक्स से स्टार्ट करना था, ये कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद एक पेपर शेयर कर रहा हूँ मैं, राइट। अब वो कोशिश करते हैं पेपर करते हैं आज की क्लास में। पेपर आपके पास है जून 18 का मेरे लिहाज से। साइज में इसको थोड़ा बड़ा करो, बहुत छोटा हुआ है। जून 18 है पेपर, आपका वेरिएंट ही है 2 2। देखते हैं इसके कितने सवाल आप कर पाते हैं। इंसर्ट, प्रिंट आउट, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे आप लोग भूलते जा रहे हैं। तो जून इस 18 के पेपर को ट्राई करते हैं, देखें कितना आपसे हो पाता है। जून 18 और जून 19। जून 18 पेपर 2 2। तो जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उस टॉपिक की क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको। ये आपके पास इसका साइज फिर बड़ा करता हूँ मैं थोड़ा। ये सवाल आ गया जून 18 पेपर 2 2, राइट। पहला क्वेश्चन, डिफाइंड फोर्स। हरी अप, रिप्लाई करें। व्हाट इज फोर्स? तो मैं लिख दूँ आंसर। आगे आंसर। बिल्कुल सही है। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक वाक्य के इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। अगर मैं फोर्स की डेफिनेशन कोट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा क्या आपके पास, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मास इंटू एक्सेलरेशन ए इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। राइट डाउन द एसआई बेस यूनिट। एसआई बेस यूनिट के लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। राहिल साहब आप आंसर बताएंगे। फोर्स का फॉर्मूला होता था एम ए। तो क्या निकलेगी एसआई यूनिट बताओ। मास की जगह यू कैन राइट केजी, एक्सेलरेशन यू कैन राइट मीटर एस माइनस। उसके बाद एग्जामिनर ने कहा आपसे जी, the force between two point charges is given by F is equals to Q1 Q2 upon 4 pi R square E naught। ये फॉर्मूला एक्चुअल में A2 फिजिक्स का है। अब मैंने पहले भी कहा था अगर A2 फिजिक्स की कोई चीज़ को AS में दे देगा तो वो फॉर्मूला आपको बताएगा। तो ये फॉर्मूला आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। F is equals to Q1 Q2 upon 4 pi R square E naught, where Q1 Q2 are the charges, R is the distance between the charges, E is constant which depends upon the medium। वो तो use above answer determine the base unit of E। ये जो E है इस E की आपने बेस यूनिट निकालनी है। तो अगर आप इस E की बेस यूनिट निकालना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको E को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला गिवन था F इज इक्वल्स टू Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 अपॉन 4 पाई E टाइम्स R स्क्वायर। तो अगर मैं E को इधर शिफ्ट कर दूँ तो F नीचे आ जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा Q1 टाइम्स Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई R स्क्वायर, साथ में आ जाएगा F। तो आपका ये तो फॉर्मूला बन गया।
जब आपका फॉर्मूला बन गया तो इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज डालनी है। अब आपको पता था चार्ज, चार्ज बराबर होता था आई मल्टीप्लाई बाई टाइम, करंट इनटू टाइम इज कॉल्ड चार्ज। तो एम्पियर मल्टीप्लाई बाई सेकंड, ये तो चार्ज की निकाल दी। आर, आर की होती थी मीटर, तो आर स्क्वायर की हो जाएगी मीटर स्क्वायर। 4 पाई, 4 पाई इज अ नंबर और नंबर हैज नो यूनिट, तो नंबर की कोई यूनिट ही नहीं होती। जैसे 3 4 5, तो 4 पाई हैज नो नंबर एंड नंबर हैज नो यूनिट। और फोर्स की आपके पास पता थी, फोर्स के आप क्या निकाल चुके थे, के जी मीटर S-2। अब आप इन सारी वैल्यूज को उठा के अपने फॉर्मूले में रिप्लेस कर देते हैं। तो सिंस आपका फॉर्मूला था E बराबर है चार्ज वन, चार्ज वन की जगह आएगा एम्पियर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय चार्ज टू, यहाँ पे भी आएगा एम्पियर सेकेंड, डिवाइडेड बाय 4 पाई इज द नंबर, इट हैज नो यूनिट। अब बचेगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर था, और साथ में फोर्स, फोर्स में लिख देंगे के जी एम S-2। इसका मतलब हो जाएगा, अब आपके पास क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी, ई बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन मीटर, ये स्क्वायर है और ये एक मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, साथ में आ जाएगा के जी और S-2। जब S-2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, मतलब एम्पियर स्क्वायर सेकंड की पावर 4, मीटर की पावर -3, मीटर भी ऊपर चला गया, और केजी की पावर -1। तो दिस इज द आंसर ऑफ ई नो, या ई सॉरी, आपको ई कहा उसने, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ ई। तो यहाँ लिख सकते हैं एम्पियर स्क्वायर S-4 M-3 kg-1, दिस इज द आंसर ऑफ ई। क्या ये बात समझ में आई? कोशिश करें, मैं तो करा ही रहा हूँ मगर आप अपनी ओन पे भी करते चले जाएं, और जहाँ पे आपको मसला हो वहाँ पे आप स्क्रीन शेयर कर दो, ये स्क्रीन दे, अगर समझ में आ गया तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ, मैसेज करो मुझे। जो बात समझ में नहीं आ पूछ लो मुझसे। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद एग्जामिनर ने पहला सवाल मैंने कहा था हमेशा आता है किससे, आपके पास फिजिकल क्वांटिटी से, ऐसा यूनिट से। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपको नजर आ रहा है, और ये क्वेश्चन आपके पास है इस टॉपिक का, बताओ जरा। मोमेंटम इन 2 डायमेंशन, जो मेरे से उमर उस दिन बोल रहा था, राइट। पहले पार्ट में उसने पूछा है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो क्या प्रिंसिपल था बताएं जरा, कुछ याद है? स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या स्टेटमेंट लिखवाई थी, याद है कुछ? इसकी स्टेटमेंट थी आपके पास, इन एनी क्लोज सिस्टम, इन एनी क्लोज सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम
is remain conserved or in any closed system momentum before collision and momentum after collision is momentum before collision momentum is constant. This is the statement, right? This is the statement of law of conservation of momentum. ये पूरी स्टेटमेंट है 2 मार्क के लिए. उसके बाद आपको जाना होगा अपने सवाल पे वापस. अब एग्जामिनर क्या कह रहा है आपसे? एग्जामिनर कह रहे हैं जी a stationary firework explode into 3 different fragments that move in horizontal plane as shown in this diagram. एक पार्टिकल है जो 3 पार्टिकल में टूटता है. पहले का मास है 2m, दूसरे का मास है 1.5m, तीसरे का मास है 3m. 2m वाले की स्पीड है 30, नेक्स्ट 6, 1.5 वाली की है 8 और 3m वाली की है 7. यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, कैलकुलेट थीटा. थीटा निकालना. सही आ रहा हूँ. एनी क्लोज और इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. ये लिखना पड़ेगा तुम्हें. तुमने लिखा है मोमेंटम इज कंजर्व, तो आपको बताना मोमेंटम किस चीज का. आपको लिखना पड़ेगा इन एनी क्लोज सिस्टम और एनी आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज रिमेन कंस्टेंट. तुमको वर्ड लगाना पड़ेगा मोमेंटम के साथ सिस्टम का, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. ठीक. अब अगला क्वेश्चन करने के लिए टाइम दे रहा हूँ. यहाँ पे एक पार्टिकल 3 पीसेज में टूटा है, 2m में, 1.5m में और 3m में. 3m वर्टिकल मूव कर रहा है, 2m और 1.5m जो है वो इंक्लाइंड मूव कर रहा है. सबकी स्पीड गिवन है, राइट. आपसे पूछता है कैलकुलेट थीटा. 5 मिनट दे रहा हूँ इसको करने के लिए. आ गया आंसर? एक सेकेंड आ रहा हूँ, रुको. एक सवाल पहले कर चुकी हो? जो इतनी जल्दी तुमने बताया या वर्किंग भेजिए तुमने मुझे. हमने तो बता दिए और हमने वर्किंग भी भेज दिया, अब तो सब कॉपी कर लेंगे.
जी, जिसने किया हुआ उसके लिए तो सही है, और जिसने नहीं किया वो कैसे करेगा? अब देखिए इसमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, जिनके वेक्टर भी उनको मसला होगा। सबसे पहले आपने इसकी डायग्राम बनानी होगी। इसकी डायग्राम कैसे बनानी है? आपको थीटा निकालना था, उसका मतलब बनेगा आपके पास ये वेलोसिटी है 6, तो यहाँ पे आप एक कॉम्पोनेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट बनेगा, इसका एरो जो बनेगा वो बनेगा नीचे की तरफ। एक कॉम्पोनेंट ये बनेगा और दूसरा कॉम्पोनेंट भी ये बनेगा। ये दोनों डाउनवर्ड कॉम्पोनेंट जो होंगे वो बराबर होंगे अपवर्ड कॉम्पोनेंट के। उसका मतलब बनेगा आप वर्टिकली सॉल्व करेंगे, इसलिए सॉल्व करेंगे वर्टिकली। तो जब मैं वर्टिकली सॉल्व करूंगा तो बिफोर मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन बराबर होगा मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन के। तो बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम जो था, इस डायग्राम के अंदर एक्चुअली देखिए आपके पास कहाँ जा रहा होगा। बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम जो है वो आपके पास है जीरो, क्योंकि पार्टिकल किसमें था? स्टेशनरी था। उसका तो शुरू में एक्सप्लोड ही हुआ होगा। तुम्हारा आंसर तो सही आ गया, मगर कॉन्सेप्ट का मसला है। बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम जो था वो था जीरो। आफ्टर एक्सप्लोजन आपके पास तीन पार्टिकल बन रहे हैं। दो पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहे हैं, एक पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं उसको पहले लिखूंगा मैं, 3 इज द मास 3m। और वेलोसिटी कितनी बताई थी उसकी? 7। ये वर्टिकल आ गया, अपवर्ड। तो देखें अपवर्ड जा रहा था। अब लिखेंगे माइनस, अब आप ब्रैकेट डालेंगे और इधर लिखेंगे आपके पास 2m। वेलोसिटी कितनी है? इंटू 6 इंटू साइन थीटा। ये बात समझ में आई? क्योंकि ये जो होगा इसकी, ये इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट शो कर रहा है, इसी तरह ये भी इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट प्लस 1.5m इंटू 8 इंटू साइन थीटा। थीटा दोनों जगह सेम है। इसका मतलब बन जाएगा, जब आपके पास ये बन जाएगा -27m, तो इधर जब शिफ्ट होगा तो -27m बराबर होगा -2 × 6m इंटू साइन थीटा। माइनस 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 1.5 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 8 और 12m और साइन थीटा। इसका मतलब होगा माइनस से कैंसिल कर देंगे, इस माइनस से ये दो माइनस से कॉमन लेके माइनस कैंसिल कर दूंगा। इधर बचेगा 21m बराबर हो जाएगा आपके पास 8m और 12m। 6 और 8, 6 और 12 होते 18m साइन थीटा। इसका मतलब m से m कैंसिल, 7, तो 21/18 साइन थीटा। निकालिए सर इसको, मैंने गलती की है 8, नहीं सर वो मुझसे गलती 12m होगी ना। होगा, 12 होगा। आप तो 12 तो पहला 12 वाला लिखा था साइन मैंने। थीटा, पहला वाला साइन अच्छा थीटा। अच्छा, 2 × 6 सही है, ये भी 12 होगा। तो जब ये 12 होगा, ये 12 होगा, तो टोटल बन जाएगा 24। सही है, 24। तो इसका मतलब बन जाएगा डिनोमिनेटर में 24 आएगा। तो 21 को 24 से डिवाइड करो, थीटा का इन्वर्स निकालो, साइन इनवर्स ऑफ। इसका मतलब हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 21/24। निकालो आंसर, देखो कितना आ रहा है। आराम तुम्हें अपनी गलती नजर आई? तुमने लिखा 61.04। हुआ है बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर ना। कितना बताया आंसर? 61.04। सही है, 61.04। इसको अप्रोक्सीमेट 61 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, ये था ये पार्ट। उसके बाद अगले पार्ट में बोलते हैं एग्जामिनर, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रैगमेंट ऑफ मास 2m अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट ऑफ मास 1.5। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? काइनेटिक एनर्जी of mass 2m and the ratio of kinetic energy of mass 3m.
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? फॉर्मूला तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का, सॉल्व करने है बस आपको। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास होता था हाफ एम वी स्क्वायर। 3:4 इखलास, सही है। क्योंकि आपने क्या करना होगा, फॉर्मूला वही लगाना होगा आपने काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर मास कितना था 2m, 2m वाले की वेलोसिटी कितनी है 6 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1.5m, और वेलोसिटी कितनी है आपके पास 8 का स्क्वायर। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ऊपर हो जाएगा आपके पास 2 से कैंसिल करूंगा तो 2 वन सा और 32 बन जाएगा। 32 को जब मल्टीप्लाई करूंगा 1.5 से तो 32 और 16 48 ऊपर 36, 6 6 ज़ा 6 8 ज़ा, तो 2 3 ज़ा एंड 2 4 ज़ा, सही है 3:4, सही है आंसर 3:4 आंसर आ गया। ऐसे करना था इसमें, क्योंकि क्लास तुमने तो सही किया था। हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में वेलोसिटी जो मिनिमम है 6 ले रहा हूँ, तो इस हिसाब से वेलोसिटी बताई थी पूरी। उसके बाद ये उससे अच्छा सवाल है, एक चाइल्ड है राइट, वो एक स्लाइड डाउन स्लोप के ऊपर मूव कर रहा है, 10 लाख पासिंग पॉइंट ए, जब ए पे है तो इसकी स्पीड कितनी बताई थी 18 और टाइम था 0, कम इनटू रेस्ट, बी में वॉच के रेस्ट में आ जाता है, और फिर बी से कहाँ आता है नीचे की तरफ आता है, जैसे कि इस ग्राफ में शो रहा है। इसका मतलब होगा ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 18 है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी 0, और उसको पहुँचने में टाइम कितना लग रहा है 12 सेकेंड, और जब ये दोबारा पहुँच रहा है नीचे तो कितनी वेलोसिटी को टच कर रही है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, साइज रुको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ, साइज अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 2 3 4, इसमें बन जाएगी 6, तो यहाँ पे जो वैल्यू है 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ मेरे पास नहीं, ये लाइन में थोड़ी सी गलत ड्रॉ हो रही है, लाइन मुझे बिल्कुल ऑन दैट पॉइंट लगानी पड़ेगी। 6 ही बन गई, मेरे लास्ट काम किया मैंने 6 बन गई, तो जाता इधर भी दिखा सकेंगे। तो 1 2 3 सही 6 बन गई, एक लाइन बॉक्स नीचे था, 6 बन गई। बारह सेकंड के बाद जो ग्राफ क्यू क्या शो कर रहा है, 12 सेकंड के बाद ग्राफ ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट रिबाउंड होकर वापस आ रहा है। अगर तुम डायग्राम देखते हो, देखो यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ऊपर जाता हूँ मैं डायग्राम के ऊपर, अगर मैं डायग्राम के ऊपर जाऊँ, मैं डायग्राम के काम करता हूँ तो मैं पिक्चर ना भेज देता हूँ, क्योंकि इस सवाल के अंदर डायग्राम भी आपको बार बार देखनी होगी, पिक्चर भी बार बार देखनी होगी। तो एक सेकंड मैं इस ग्राफ की और इस डायग्राम की पिक्चर तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज रहा हूँ, एक मिनट दो मुझे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ, ये स्क्रीन शेयर हो गई। अब तुम बोल रहे थे कि क्या शो कर रहा है, उसका मतलब होगा अगर मैं आपके पास पहले मैं ग्राफ ये डायग्राम, अब देखो
इस पूरे की पिक्चर अगर मैं एक साथ भेजता हूँ वहाँ पास मुझे साइज छोटा करना है। ये पूरी पिक्चर भेज रहा हूँ मैं वहाँ पर। और पूछो अपनी क्यूरीज जितनी भी है, क्योंकि काइनेमेटिक्स का सवाल है ये। एक्चुअल में जो तुमने बात पूछी है वो ये पूछी है कि 12 सेकंड के बाद क्या शो कर रहा है। एक्चुअल में जब आपके पास पॉइंट ए पे था, ये पॉइंट ए था, तो स्पीड कितनी मार्क की गई है आपके पास? स्पीड मार्क की गई है 18, और यहाँ पे टाइम कितना था? 0 था। ये आपके पास 12 सेकंड में कहाँ तक पहुँचता है? बी तक पहुँचता है, तो इसकी फाइनल लॉसेस 0 हो जाएगी। और यहाँ से तक जाने का टाइम कितना ले रहा होगा? 12 सेकंड। अब 12 सेकंड के बाद ये रिबाउंस होकर कहाँ रहा होगा? नीचे की तरफ आ रहा होगा, ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। और टोटल मास गिवन है 70, मास 70 गिवन है। तो एक्चुअल में 18 से स्टार्ट होकर 0 तक पहुंचा, और वापस होकर जब नीचे आ रहा था तो स्पीड यहाँ तक नहीं पहुंचा, यहाँ पे पहुंचती तो स्पीड उतनी आती। एग्जाम में स्पीड कितनी मार्क करके दी? 6। उसका मतलब होगा ऑब्जेक्ट यहीं कहीं पे मौजूद है। ये ग्राफ यहाँ तक शो कर, ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है और उसका पहला पार्ट पढ़ते हैं। पहले पार्ट में एग्जाम में बोल क्या है? शो दैट, स्टेट द टाइम टेकन फॉर द स्लैक इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पे लिख देंगे 12 सेकंड। ए से बी तक जाने में स्टेट का मतलब होता है देख कर बताना। इसका मतलब होगा टोटल टाइम जो आपके पास देख के बताने का है वो आपके पास ए से बी तक पहुंचने में लग रहा है इसके पास 12 सेकंड, क्योंकि ऊपर पहुंच की स्पीड 0 हो गई थी। पहला पार्ट आपके पास कैलकुलेट कर लिया आपने। अब आपके पास अगले पार्ट में आपसे पूछ रहा है वो डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लैक फ्रॉम एट पॉइंट ए एट टाइम 24 सेकंड। डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अप द स्लोप, अब द स्लोप ने ऊपर जाते वक्त फ्रॉम पॉइंट ए एट टाइम 24 सेकंड। फ्रॉम पॉइंट ए कहाँ पर है? ग्राफ देखो अपना, तुरंत तस्वीर खींचिए। ये तस्वीर खींचिए, इसमें पॉइंट ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और टाइम 24। तो कैसे निकालेंगे बताइए? इस ग्राफ का एरिया निकालना होगा। पहले निकालेंगे आप, करवा दूं या सोच रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये ग्राफ आपके पास प्लस में भी है माइनस में भी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बताता था डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब होगा दो ट्रायंगल बन रही है, एक जीरो से ऊपर की ट्रायंगल, एक जीरो के नीचे की ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल निकालो, दोनों के ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। एक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव वाली होगी, एक डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। उसका मतलब होगा एरिया की बात करोगे तो एरिया तो मैग्नीट्यूड लोगे, तो एरिया निकालोगे 0 से 12 तक का, और फिर एरिया निकालोगे 12 से 24 तक का, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना तो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। निकालो जरा। जो मैं बात बोल रहा हूँ समझ में आई? दो एरिया निकालने होंगे आपने, और दोनों एरिया को आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो बोल रहा था स्टार्टिंग पॉइंट ए हो और टाइम यहाँ ए से लेके टाइम 24 तक का, तो 24 पे आपके पास दूसरी ट्रायंगल बन रही है। तो अगर मैं ग्राफ पे जाता हूँ तो तुम्हारा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है। निकाले एरिया, उसका मतलब बनेगा एक ट्रायंगल तुम्हारी ये बन रही है, तो वापस इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तुमने। एक ट्रायंगल तुम्हारी ये बन रही है, ये पूरी की पूरी ट्रायंगल है, ये पूरी एक ट्रायंगल बन रही है। इस पूरी ट्रायंगल का एरिया निकालो, और दूसरी ट्रायंगल ये बन रही है तुम्हारी। इन दोनों ट्रायंगल्स की दूसरी ट्रायंगल तुम्हारी ये बन रही है, ये तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करो।
ये बात समझ में आई? एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ट्रायंगल ये, इधर 18 थी इधर 12 था, तो ये जो फर्स्ट ट्रायंगल हो जाएगा हाफ, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस आ गई तुम्हारे पास 12 और हाइट आ गई 18, तो ये और ये कैंसिल, 6 मल्टीप्लाई बाई 18 कितना आता है, 6 इंटू 18, 120, 120 से कम बनेगा, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 16, 60 और 48, 108 बनेगा शायद। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 18 इज 108, 108 एक का आ गया, और दूसरी ट्रायंगल हो गया हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसकी बेस है 24 माइनस 12, तो 12 हो जाएगी और हाइट हो जाएगी 6, तो ये का आंसर 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 36। तो आपने दोनों एरिया निकाल लिए, तो जब 108 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 36, तो फाइनल आंसर आएगा 72 मीटर्स। ये कौन सा? सर ये सब्ट्रैक्ट क्यों किया है? हाँ, क्योंकि एक का एरिया पॉजिटिव एक का एरिया नेगेटिव, ये देखो ये वैल्यू -6 होगी ना बेटा, क्योंकि जीरो के नीचे है ना, वेलोसिटी जो है वो जीरो से नीचे नहीं गई है, जीरो से नीचे हो गई -6 हो गई ना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तुमने एरिया निकालते हुए वक्त क्या तुमने माइनस साइन काउंट किया, पहले ये बताओ। अगर तुम माइनस साइन काउंट करते तो फिर तुमको ऐड ही करना पड़ता, क्योंकि तुम्हारा एक एरिया प्लस में आता, 108 तुम्हारा प्लस में आएगा, और अगर तुम इस माइनस साइन को काउंट करोगे हाफ बेस इंटू हाइट में, तुम बेस दोगे 12 और हाइट लोगे -6, तो ये आंसर होगा 6 मल्टीप्लाई बाय -6 इज -36। तो मैं तुमको, तो मैग्नीट्यूड आपको स्केलर क्वांटिटी बताया, तो इसका एरिया निकलेगा 108, इसका एरिया निकलेगा आपके पास 36। अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तुम, अभी तो तुम्हारे पास टोटल एरिया आएगा, ये प्लस में एक माइनस में, ये कौन सा? सर अगर डिस्टेंस अगर होता दोनों तो पॉजिटिव दोनों ऐड होते तो होते। मैं ऐड कर, हाँ वेरी गुड, अगर डिस्टेंस होता तो दोनों ऐड हो जाते। एग्जामिनर के वर्ड्स तुमने पकड़ने हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जामिनर ने कहा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप लिखेंगे a1 प्लस -a2, क्योंकि एक का एरिया आ रहा है पॉजिटिव में 108, दूसरे का एरिया आ रहा है माइनस में 36। अगर डिस्टेंस की बात करते हैं मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मतलब आंसर आ जाएगा 72 मीटर्स। आगे बोलते हैं शो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैग एज इट मूविंग फ्रॉम बी बैक टू ए, बोलते हैं बी से ए में आते वक्त इसका एक्सेलरेशन जो प्रूफ करो 0.6। वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो आपके पास जब वो ए पे पहुंचा था, बी पे पहुंचा था, तो वेलोसिटी क्या होगी उसकी फाइनल, क्योंकि आपके पास ऐसी शेप गिवन थी, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, तो बी पे पहुंच के रुका था, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई थी। फ्रॉम बी टू बैक ए, बी से मूव करता हुआ ए की तरफ आ रहे हैं, सॉरी, जब बी से मूव करता हुआ ए की तरफ आ रहा होगा, तो बी के ऊपर इनिशियल 0 हो चुकी होगी, और फाइनल तुम्हारे पास कितनी है 6, तो 6 माइनस 0, और टाइम का इंटरवल कितना था 12। तो बात समझ में आई, क्योंकि 12 से लेके 24 तक का था टोटल टाइम, तो चेंज ऑफ टाइम निकल आएगा 12, तो 6 माइनस 0 अपॉन 12, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6 अपॉन 12, 6 अपॉन 12 का आंसर बनेगा 0.5, तो एक्सेलरेशन बराबर होगी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसके बाद इससे अगला पार्ट क्या है देखते हैं जरा, इससे अगला पार्ट है, if the children slag have the total mass of 70, the component of the total weight of this child and slag are acting downward is the slope is 80, frictional force, फ्रिक्शनल फोर्स निकाल ली है। उसका मतलब है आपको जो डायग्राम गिवन थी वो डायग्राम कुछ ऐसे गिवन थी, ये डायग्राम गिवन थी। उसका मतलब है पहले ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था और ऊपर से जाने के बाद नीचे की तरफ आ रहा था। तो एग्जामिनर ने बोला था कि अगर आपके पास टोटल मास 70 हो और द component of the total weight of the child and slag that acting downward, उसका मतलब होगा जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो जिस फोर्स से डाउनवर्ड ये मूव कर रहा है वो फोर्स कितनी बता दी एग्जामिनर ने, 80 न्यूटन। तो आ गई फ्रॉम
बी टू ए की बात कर रहा था, ये पॉइंट बी था, ये ए था। तो जब बी से आ रहा होगा नीचे की तरफ, तो वो फोर्स जिससे नीचे की तरफ आ रहा था वो 80 है, राइट। अब फ्रिक्शन क्या कर रही होगी, बैकवर्ड। इसका मतलब है फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स बराबर होती थी नेट फोर्स के। ये बात आपने पढ़ी थी। नेट फोर्स का फॉर्मूला होता था एम ए, राइट। तो आपके पास फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स कितनी है, आपकी फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स थी 80 माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज अननोन, और मास कितना गिवन था 70, एक्सेलरेशन कितना निकाला था बी टू ए, कितना आता है एक्सेलरेशन आपके पास। अरे सॉल्व इसको जरा। इसका मतलब बनेगा 80 माइनस फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा मास 70, और एक्सेलरेशन कितनी थी, प्रूफ की थी 0.5, ये देखिए ऊपर प्रूफ की थी आपने एक्सेलरेशन 0.5। इसका मतलब होगा माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये बन जाएगा 80 बराबर होगा 35 प्लस फ्रिक्शन। ये बात समझ में आई, एफ इधर चला गया, 35 इधर आ जाएगा, जब 35 इधर आ जाएगा तो 80 माइनस 35, तो आंसर आ जाएगा 45। तो दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 45 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स है। फिर आगे पूछता है द एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल विद द एंगल थीटा ऑफ द स्लैब। डायग्राम पे वापस आऊंगा, डायग्राम में थीटा का मान, इसका मतलब बनेगा ये तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, तुम्हारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी वो ये लाइन बनेगी। अब एग्जाम में पूछते हैं थीटा मान कर दो, तो थीटा कितना, कैसे कैलकुलेट करेंगे इस थीटा। ये थीटा बताना है आपको। एंगल ऑफ द स्लोप टू द हॉरिजॉन्टल। हाँ करवाऊंगा ये चैप्टर स्टार्ट। तो 6.7 डिग्री आ गया आपके पास, ये बात समझ में आई, 6.7 कैसे आ रहा था, एक्सप्लेन करो सर। ये तो वर्किंग साइड करो मुझे। क्योंकि अगर आपको वेक्टर्स याद हो, तो वेक्टर्स में आपके पास ये एक इंक्लाइन प्लेन गिवन है, ये देखिए। अगर एंगल निकालना चाहते हो तो एंगल निकालने के लिए कॉन्सेप्ट है आपके पास, एक सेकंड, ये देखिए, ये चीज गिवन है आपके पास। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका टोटल मास बता दिया था 70, राइट। जिस फोर्स से नीचे की तरफ जा रहा है वो फोर्स कितनी बताइए आपको, वो फोर्स बता दी आपके पास 80 न्यूटन की फोर्स से नीचे की तरफ था। इसका वेट क्या कर रहा है, नहीं, फोर्स डाउनवर्ड फोर्स, द कंपोनेंट द टोटल वेट एक डाउनवर्ड की स्लोप, ये 80 था। उसका मतलब बनेगा इसका जो टोटल वेट एक्ट करेगा क्या एक्ट करेगा,
इसका टोटल वेट रिएक्ट कर रहा होगा। तो अगर टोटल वेट रिएक्ट कर रहा होगा और ये आपके पास होगा, वेट बराबर हो जाएगा मास टाइम ग्रेविटी के। इसका मतलब बनेगा आपके पास, अगर इस ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं तो ये तो आपके पास फोर्स आ गई, ये आपके पास वेट आ गई। इसका मतलब बनेगा ये ट्रायंगल ट्रायंगल बनती हुई नजर आ गया। ये पूरी ट्रायंगल ट्रायंगल बनती हुई नजर आ गई। तो उसका मतलब बन जाएगा थीटा, ये बन रहा होगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास 70 मल्टीप्लाई बाई 9.81 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज बन रहा था तुम्हारा 80। सॉल्व करना जरा। थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 70 मल्टीप्लाई बाई 9.81 डिवाइडेड बाई 80। तो थीटा आ जाएगा, ऐसे कर लो। सही है। देखिए आपको पास में करने में कितना टाइम लग रहा है। चलो हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तुम ये कहना चाह रहे हो थीटा बराबर होगा आपके पास साइन इनवर्स ऑफ 80 डिवाइड बाई, एक सेकंड। हाँ सही है, ठीक 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 ठीक, सही है। मुझसे यहाँ पे लिखने में गलती हुई, सही है। एक क्लास गलती मुझसे हुई है। ये मैंने गलती से न्यूमरेटर डोमिनेटर बना दिया, ये इधर आएगा। उसका मतलब बन जाएगा थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स ऑफ 80 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 9.8। ये मेरी मिस्टेक। ठीक है। क्या सर वापस बताएं 80 ऊपर क्यों आया? उसका फॉर्मूला क्या था? देखो ये ट्रायंगल मुझे रब करनी पड़ेगी, बताता हूँ मैं। उससे गलती हुई है ट्रायंगल के अंदर, एक सेकंड रुको, बता रहा हूँ मैं। मुझे इस ट्रायंगल को रीच करना पड़ेगा। सवाल में उसने एक बात बोली थी। अरे यार, रब क्यों नहीं हो रही? देखो सवाल में उसने एक बात बोली थी, ये देखो, ये जो 80 न्यूटन है ना, ये कौन सी फोर्स है? द टोटल वेट, द वेट का टोटल कॉम्पोनेंट जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो 80 है। उससे गलती हुई, मैंने यहाँ पे mg लिख दिया। एक सेकंड, लेजर कहाँ चला गया? एक सेकंड मेरे को बता रहा हूँ। देखिए ट्राइंगल जो बनेगी ना, वो ये बनेगी। ए, एक ट्राइंगल बनी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ठीक। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वो जो कंपोनेंट ऑब्जेक्ट के वेट का डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वो एग्जामिनर ने कितना बता दिया? वो एग्जामिनर ने 80 न्यूटन बता दिया। उसका मतलब बनेगा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से बात करूँ तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करती है, वो फोर्स कितनी बता दी एग्जामिनर ने? वो फोर्स बता दी 80, राइट। और आपसे पूछ के रहा था, एंगल पूछ रहा था, तो इसका मतलब होगा आपके पास वो ये थीटा कैलकुलेट करने जा रहा है। तो ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा। और फोर्स जिसकी वजह से 70 को जब मैं 9.81 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो मैं 70 को 9.81 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसका वेट क्या था? 70। वेट कितना बताया था एग्जाम में? 70। तो 70 मल्टीप्लाई होगा 9.81 से, तो जो फोर्स आएगी आएगी 686.6 न्यूटन।
ये बात समझ में आ रही है? ये 80 न्यूटन है और फोर्स जो थी वो आपके पास जो यहाँ पे एक्ट कर दी थी वो फोर्स कितनी थी आपके पास? अगर तुम ट्रायंगल पे वापस जाते हो, एग्जाम ने एक्चुअली थीटा पूछा था तुमसे, जो एक्स एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल बना रहा था। ये एक्चुअली में थीटा आपने कैलकुलेट कर दिया। ये आपके पास कितनी आ चुकी है? ये जो आ चुकी है तुम्हारे पास, ये तुमने थीटा कैलकुलेट करना था। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, तो ये और ये दोनों फोर्सेस पैरेलल है, उसका मतलब ये भी कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। और ये जो फोर्स होगी ये निकालेंगे हम 70 मल्टीप्लाई बाई 9.81। ये वो फोर्स होगी जिससे नीचे की तरफ आ रहा था, तो ये निकलेगी तुम्हारी 680 मल्टीप्लाई करोगे 9.81 को 70 से, तो जब 70 को 9.81 लेगा 686.7 आ जाएगी। उसका मतलब होगा ये 80 हो गई, ये 686.6 हो गई, ये थीटा है, तो तुम साइन थीटा अप्लाई कर दो, तो साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बनेगा 80 और हाइपोटेन्यूज कितना बनेगा 686.7। अब तुम निकालो थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ 80 डिवाइड बाय 686.7, ये कौन सा? वैसे टॉपिक जो आएगा वो इंक्लाइन प्लेन के अंदर आएगा। अगर तुम्हें पार्ट अभी समझ में नहीं आ रहा तो उसमें क्रॉस भी डाल सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक आप पढ़ोगे वर्क एनर्जी पावर के अंदर एक टॉपिक है इंक्लाइन प्लेन, वहाँ पे मैं पूरा ड्राइव कराऊंगा इसका फॉर्मूला इंक्लाइन प्लेन। इस टॉपिक का नाम ही इंक्लाइन प्लेन है, ये वर्क एनर्जी पावर में हम पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट है इंक्लाइन प्लेन का। अगर तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा तो उसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि अभी टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं है। ये टॉपिक आएगा वर्क एनर्जी पावर के अंदर इंक्लाइन प्लेन के अंदर, तो टॉपिक आपका चल जाता है। तो फिर आगे तो वेव्स का था, वेव्स का भी तुमने पढ़ी नहीं है। सही है, ये पेपर इतना टाइम कर सकते हो क्या? 3 क्वेश्चन का टाइम कर सकते हो, जिसमें लास्ट पार्ट अभी आपसे ये जहाँ तक समझ में आया कुछ? तो सोचो एक दो सवाल और देके क्लास ऑफ कर दो, नया टॉपिक की अगली क्लास से स्टार्ट करो। टाइम तो अच्छा खासा हो गया, राइट? तो हो नहीं पाएगा 1 घंटे की क्लास के अंदर, तो हो जाएगा आधे घंटे की क्लास में नहीं हो पाएगा। वर्क एनर्जी पावर का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो मुझे व्हाट्सअप कर दो, वरना फिर मैं एक दो सवाल देता हूँ मुश्किल वाले, बताएं मुझे। जितने टॉपिक आपने पढ़े उसमें से कोई मुश्किल सवाल जो आपको याद हो अभी, वरना एक टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में बताया मोमेंटम का, राइट? मोमेंटम का एक सवाल देख रहा हूँ मैं, कोई सेकंड और डायनेमिक्स में, सॉरी मूवमेंट्स का, मूवमेंट्स के सवाल अच्छा है जो मुश्किल है, वो जून 18 में आया था उसका सवाल। एक सेकंड रुको, रुको रुको पहले सवाल देख लूँ मैं। तो सोच रहा हूँ मुश्किल से सवाल तुमको दूँ। नया टॉपिक अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा सर, काइनेमेटिक्स की क्यूरी। हाँ करा सकता हूँ, काइनेमेटिक्स की क्यूरीज करवा सकते हैं अभी। एमसीक्यूज पूछो, कौन सी वाली क्यूरी है? क्वेश्चन भेजो मुझे, कौन सी काइनेमेटिक्स बताओ, जो जो काइनेमेटिक्स की मसले बताओ मुझे, एक दो तस्वीर खींच के भेजो। एयर हो तो वो बता दो। पिक्चर, हाँ हाँ भेजो पिक्चर, अरे वेट कर रहा हूँ मैं। तो नया टॉपिक में अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा। अब लिसन, जो तुमने पहला सवाल भेजा है, राइट? करवा रहा हूँ मैं पहला सवाल, दो सवाल भेजे तुमने अभी तक शायद। ए यस, ये सवाल है पहला। पहले सवाल के अंदर आपके पास एक आपके पास बुलेट है, एक ब्लॉक है,
ये एक ब्लॉक गिवन है और यहाँ पे एक बुलेट गिवन है। बुलेट का मास बताया है 5 ग्राम्स और ब्लॉक का मास बताया है 95 ग्राम्स। बुलेट स्पीड फाइव जिस स्पीड से फायर होती है वो स्पीड बताइए तुम्हें 200 मीटर पर सेकेंड और उसकी हाइट बताइए 4 मीटर। बुलेट इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, राइट। तो जब बुलेट पेनिट्रेट कर जाएगी तो उससे पूछा मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। ये सवाल है कंबाइंड वेलोसिटी का। आपने फॉर्मूला पढ़ा था m1u1 + 0, इसमें था ये रेस्ट में था। तो अगर ये तुम्हारा बुलेट m1 बन जाएगी तो ब्लॉक तुम्हारा m2 बन जाएगा। तो m1u1 + 0 इज इक्वल टू m1 + m2 एंड द होल थिंग इज मल्टीप्लाई बाय कैपिटल V, कंबाइंड वेलोसिटी। तो मास बताया था 5, मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा क्योंकि इधर भी ग्राम उधर भी ग्राम है। स्पीड बताई थी 200 इज इक्वल्स टू मास 1 मास 2, 95 + 5 बन जाएगा 100 इंटू वी। तो इसका मतलब 100 से 200 कैंसिल होगा तो 5 × 2 तो स्पीड आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब होगा ये ऑब्जेक्ट जो होगा बुलेट के साथ जिस स्पीड से ऊपर उठ रहा होगा वो स्पीड आपके पास हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। जब ये हाइट पे पहुंचेगा तो रुक जाएगा, तो उसका मतलब होगा ये इसकी इनिशियल हो गई। और जब ये ऊपर पहुंच के रुकेगा तो उसकी फाइनल कितनी हो जाएगी। रुको एक मिनट। जी, तो ये जो आपको गिवन है ये आपको इनिशियल दे दी उसने एक्चुअली। ठीक है, चीज दी उसने आपको इनिशियल वेलोसिटी बता दी 10 मीटर पर सेकेंड। और जब ब्लॉक और बुलेट दोनों ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहे होंगे और ऊपर पहुंच के ब्लॉक रुकेगा, उसकी फाइनल हो जाएगी 0। उसका मतलब फाइनल हो गई 0। एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा -9.81 के। उसका मतलब होगा v² = u² + 2as लगाओ, फाइनली 0। इनिशियल इज 10 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81 लोगे माइनस में इंटू डिस्टेंस इज अननोन, ये बन जाएगी तुम्हारी हाइट। मगर जो हाइट निकलेगी उसमें 4 भी ऐड हो रहा होगा, निकालो जरा। ये इधर जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का 19.6 इंटू एच। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 100 डिवाइडेड बाय 19.6, तो आंसर आ जाएगा हाइट का 5.1। मगर ये वो हाइट होगी जो आपके पास यहाँ से यहाँ तक कवर हो रही है। और ब्लॉक की ग्राउंड से हाइट कितनी गिवन थी 4, तो 4 + 5.9 5.1 आंसर आएगा 9.1। तो ऐसा ऑप्शन है 9.1। जी, सी आंसर है, पहला आंसर है 5.6 9.1 9.6 और 5.1। तुम्हारी हाइट कितनी आ रही थी 9 5.1 आ रही होगी। इखलास साहब सही। अच्छा, ये आपका पहला था। दूसरा बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। दूसरा बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। दूसरे सवाल की अगर तुम बात कर रहे हो तो दूसरे सवाल में एक्चुअल में एग्जामिनर ने आपसे कहा है। अच्छा, तभी तुम्हारा गलत हुआ था। सही ऐड करना था ना। अब दूसरा सवाल इखलास ने बहुत ही ज़बरदस्त भेजा है। देखो ग्रुप में पड़ा हुआ है सवाल, राइट। और ये वो सवाल है जो पूरा का पूरा आपके पास बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं गिवन। एक्चुअली में सवाल की वर्किंग क्या है वो देख लो। एग्जामिनर बोलते हैं एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप होता है तो आपके पास एक लाइन ये गिवन है, एक लाइन ये गिवन है, यहाँ से तक का डिस्टेंस गिवन है h। ये जो डिस्टेंस गिवन था आपको, ये डिस्टेंस गिवन है आपको h। ये डिस्टेंस आपके पास है h। और ऊपर का डिस्टेंस जो है बॉल जो मूव करती है वो मूव करती है x। और नीचे का डिस्टेंस आपके पास है h। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लेती है t1 और पूरा टाइम लेती है t2। t2 का मतलब होगा पूरा टाइम। अगर आप सवाल गौर से पढ़े तो t2 का मतलब क्या है। t2 का मतलब क्या है, फॉर टाइम m1 t2 इज रीच फॉर m2। t1 जो है वो कहाँ से कहाँ तक का टाइम है। t1 जो है वो बॉल की स्टार्टिंग पॉइंट से m1 तक का टाइम है और t2 जो है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर m2 तक का टाइम है। क्या ये बात समझ में आई आपको। t1 इज द इनिशियल टाइम फ्रॉम डिस्टेंस x और t2 में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा x प्लस h। t1 में डिस्टेंस कवर कर रहा होगा खाली x और t2 में डिस्टेंस कवर कर रहा होगा x प्लस h।
और ऑब्जेक्ट ड्रॉप हुआ था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे? इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। अब ये सवाल करेंगे कैसे? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा था। पहले मैं बात करूंगा फॉर एक्स के लिए। अगर मैं एक्स के लिए बात करूंगा तो डिस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगा एक्स में, इनिशियल इज 0, टाइम इज t1 प्लस हाफ ए t1 स्क्वायर। तो x बराबर हो गया 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, हाफ ए t1 स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बात करूंगा फॉर टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस था x प्लस एच, उसका मतलब होगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में डिस्टेंस की जगह x प्लस एच आ जाएगा, इनिशियल 0 आ जाएगी, टाइम t2 आ जाएगा, प्लस हाफ ए t2 स्क्वायर। तो इधर बचेगा x प्लस एच इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 जाएगा, प्लस हाफ ए t2 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब तुमको फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल के सेकंड में डालनी है बस। अगर तुम x की इस वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो x तुम्हारे पास किसके बराबर है? हाफ ए t1 स्क्वायर के। तो इसका मतलब बन जाएगा, अगर मैं नीचे की तरफ मूव करता हूँ तो मैं आपके पास इस x की वैल्यू डाल सकता हूँ हाफ ए t1 स्क्वायर। तो फिर मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बनेगी, x की जगह आ जाएगा हाफ फोर टेन वन, द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम टू, फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 में डाल रहा हूँ मैं। तो x की जगह लिखूंगा हाफ ए t1 स्क्वायर प्लस h बराबर होगा हाफ ए t2 स्क्वायर। तुमने ए को सब्जेक्ट बनाना है, तो जब ए को सब्जेक्ट बनाओगे पूरी चीज उधर शिफ्ट हो जाएगी। तो h बराबर हो जाएगा हाफ ए t2 स्क्वायर माइनस हाफ ए t1 स्क्वायर। कुछ कॉमन नजर आ रहा है? h बराबर हो जाएगा हाफ ए, हाफ ए इज कॉमन, अंदर बचेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। टू को उधर शिफ्ट कर दो, 2h बराबर हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। तो a के लिए फॉर्मूला बन जाएगा 2h अपॉन t2 होल स्क्वायर माइनस t1 होल स्क्वायर। चेक करो कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा ऑप्शन है। ये काइनेमेटिक्स का वो सवाल था जो 2007 से पहले पेपर 2 में प्रूफ करने को आता था, और 2007 के बाद से एमसीक्यूज में आता है। तो ये सवाल बहुत रिपीटेड है, तो बच्चों को इसका आंसर तो याद होता है 2h अपॉन t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, मगर लॉजिक नहीं पता होती ये आया कैसे, तो इसके पीछे इतनी वर्किंग है ये। तो पेपर 2 के अंदर सवाल आता था प्रूफ करने के लिए, इसका आंसर बनेगा, एक सेकेंड, ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, डी ऑप्शन है, 2h अपॉन t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। आई क्लास आप बात समझ में ही है, इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है आपके लिए। देखें जरा, बस यही रखते, यहीं तक रखूंगा आज की क्लास, बस इतने रखूँ, फिर अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। पहले मगर इसकी वर्किंग देख के करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग है इसकी। एक काम करता हूँ, मैं इसकी तस्वीर खींच के तुम्हारे ग्रुप पे डाल देता हूँ, ताकि जो बेचारे एबसेंट है आज किसी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की पता नहीं, उमर बोल रहा था लाइट का क्या मसला है। ये वो सवाल था जो अच्छे बच्चों से भी नहीं हो पाता, ये पूरा सवाल है। ऊपर का डिस्टेंस एक्स है, टाइम ले रहा है t1, नीचे का डिस्टेंस h है, और टोटल टाइम जो ले रहा था वो ले रहा था आपके पास t2 में एक्चुअल में डिस्टेंस कवर हो रहा है वो x प्लस एच हो रहा है। ये पूरा सवाल है। इस पूरे सवाल की वर्किंग में तुम्हारे पास, एक मिनट,
ये इतना लंबा सवाल ही है, ये पेपर 2 में आता था 4 मार्क के लिए प्रूफ करने के लिए। अब एग्जामिनर इसको एएस के एमसीक्यूज में दे रहा है, तो बच्चों को इसका आंसर रटा हुआ होता है बस। राइट, इसका आंसर बच्चे रट के चले जाते हैं, मगर लॉजिक उसके पीछे ये पूरी है। ठीक है जी, खुदा हाफिज।